हेलो माय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसजे चैनल पे यूपी टेट सी टेट। और मैं यूपी टेट का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों समरी को मैं आपको रिकवर करूँगा, जो आपकी निगाहों में जो भी मतलब सराहनीय होगा। मैं कोशिश करूँगा अधिक से अधिक लॉजिक टॉपिक को आपके सामने रखूँ, जिससे आपका यूपी टेट का पर्यावरण ईवीएस के मुद्दे समाप्त हो सकें। तो लेसन 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो मैं लेसन 3 लेकर आपके सामने हूँ, जो अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण लेसन का नाम है। तो अपशिष्ट पदार्थ के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो नॉर्मल सी बात है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थ एक लाइन में अगर आप समझिए, जो कारखानों और अस्पतालों एवं यातायात एवं साधनों अन्य प्रकार के जो गैसें निकलती हैं नालियों से, का चीनी मिल के नालियों से जो गंदगी निकलती है, पानी जो निकलती हैं, जो ठोस द्रव गैस तीनों प्रकार की निकलती हैं चीज़ें, चाहे वो गैस मान लो, चाहे ठोस पदार्थ मान लो, चाहे द्रव मान लो, ये तीनों चीज़ें बहुत ही घातक हैं हमारे पर्यावरण में। ये पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थ इन्हीं को कहते हैं, जो कारखानों से निकलने वाले कचड़े और पानी, गैस और द्रव। ये और द्रव जो गैस को मानिए, तो गैस को एक बार भोपाल गैस हुआ था 1986 में, भोपाल गैस। तो उसमें काफ़ी सारे लोग मर गए थे। और द्रव में अपना वो गंदे नाले जो बहते रहते, जैसे चीनी मिल से, तो सब हो गए। इसके आगे ठोस अपशिष्ट में आप देख लीजिए, सब्जी एवं फलों के छिलके होते हैं, जो टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोग सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख, खेत खलिहान से निकलने वाली विभिन्न फसलों को डंठल एवं भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं ये सब। तो ठोस अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो सड़ गल जाते हैं, जैसे फल एवं सब्जियां के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य एवं जंतुओं के मल। इस तरह के कचरे को जैविक कचरा कहते हैं। मतलब माने जो जैविक कचरा होता है वो इस तरह होता है। जैविक कचरा जैसे कि हो गया अपना जो भी सब्जियां होती है उसका छिलका हो गया, और छिलका हो गया, और चाय पत्ती हो गया, जो घर से निकलते रहते हैं, तो उसका पुनर्चक्रण हो जाता है। उससे हम खेत उत में डाल देते तो एक उर्वरक अच्छा सा तैयार हो जाता है। इस उर्वरक मतलब खाद तैयार हो जाए, इससे जो भी हम लोग का अनाज होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी को हम जैविक मतलब कचरा या खाद कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होते हैं और या पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, रासायनिक कचरा हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि। उसी को बताएगा सूखा कचरा, गीला कचरा। तो द्रव में अपशिष्ट नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योग से निकलने वाले गंदा और विषैले जल द्रव अपशिष्ट पदार्थ के उदाहरण ये हैं। फैक्ट्रियों और कारखानों के चिमनियों से क्या निकलता है, वही सब है जो अभी मैंने ऊपर बताया है। गैसीय अपशिष्ट पदार्थ, लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाले धुआं, कारखाने की चिमनियाँ से निकलने वाले धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाले धुआं, और कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकलने वाले गैसों की दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट हैं, गैसीय पदार्थ हैं ये सब। और इसमें आप जो भी मेन मुद्दे हैं उसको मैं आपके समकक्ष रखना चाहूँगा। तो देखिए, ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मिथिल ऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ। ये लगभग 3-4 बार यूपी टेट में पूछ चुका प्राथमिक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन
कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल ऑक्साइड मेथिल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ित की मृत्यु हो गई। अनेक बीमारियां जैसे इससे जो भी बीमारियां हुआ जैसे कि कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना आदि ऐसे बीमारियां जो थीं वो इन्हीं के कारण हुई। इस घटना को हम भोपाल गैस त्रासदी गैस के नाम से भी जानते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि भोपाल गैस 1986 में या फिर बोलेगा या फिर 1984 में। तो ये दोनों जो हैं ये भोपाल गैस इसमें निकलने वाली जो भी गैस हैं वो मेथिल आइसोसाइनाइट गैस हैं। इसी के रिसाव से भोपाल गैस कांड हुआ था। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे DDT का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फसलों को नुकसान करने वाले जो भी मतलब कीटनाशक है उसका नाम बताइए। तो DDT का प्रयोग करते हैं। तो DDT का प्रयोग करते हैं, आप लिख सकते हैं। एस्बेस्टॉस एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टॉस चादर का प्रयोग छतों और दरवाज़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है या एस्बेस्टाइटिस नामक बीमारी का कारण होता है, जिससे हम श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। देखो पारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर बार आते हैं, पारा मरकरी से, कैंडियम से, तो वही सब क्वेश्चन है। तो पारा एक भारी धातु है जो समान तापमान पर तरल अवस्था में रहता है या आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहाँ बना रहता है या वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर प्राणघातक हो जाता है। यह जीवों के तांत्रिक तंत्र, पाचन तंत्र और फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। सन 1950 में मतलब 1950 सन में जापान की एक जापान की जो रासायनिक फैक्ट्री थी सिस्को ने मिनीमाता खाड़ी के पारी मरकरी को अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाए जाने वाले मछलियों को खाने से वहाँ के लोग तांत्रिक तंत्र संबंधित एक रोग से ग्रसित हो गए जिसे मिनीमाता रोग कहते हैं। तो 1950 में यह जापान में हुआ था, जिसे यह मिनीमाता रोग से जाना जाता है। मतलब वहाँ पे मछली जो था वो पारा मछली के पेट में चला गया था, जिसके अंतर्गत मिनीमाता रोग के नाम से प्रसिद्ध होगा। लाखों आदमी वो मछली, वहाँ के लोग मछलियाँ खाकर इस बीमारी से ग्रसित हो गए और काफ़ी लोग मर गए। इसी को मिनीमाता रोग कहते हैं। ये 1950 में जापान रासायनिक फैक्ट्री सिस्को से मिनीमाता खाड़ी के पार यह बीमारी फैली थी। इसके बाद आगे देखते हैं। कचरे के प्रबंध हेतु 4 लेयर में यह मतलब सुझाव दिया गया है कचरे के संबंध में, जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो 4.1 रिफ्यूज़, 4.3 रीयूज़ और R2 दिया हुआ है और R4 दिया हुआ है। मतलब R1 जो है मना करना, मतलब कचरे को मना, मतलब कोई भी चीज़ अगर प्लास्टिक का उसको मना कर सकते हो। पुनः उपयोग करना, कम करना और पुनः चक्रण। 4 लेयर में से कचरे को बांटा गया। पहला कचरा जो है मना कीजिए, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करें तथा दूसरे को भी इसका भी उपयोग करने से रोकें। R2 जो है उपयोग इसका जो है विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करें, जिससे अपशिष्ट कम निकले।
R3 में बताया गया पुनः उपयोग कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे को निपटाने में मदद हो सकती है। उदाहरण के लिए हम ऐसे कागज़ को कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। उदाहरण जैसे कि कागज़ को जिसके एक तरह लिखा या छपा हो और पलट कर दूसरी तरह रफ कार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में उस कागज़ को थैला बनाकर भी उसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह ऐसी पेन का इस्तेमाल करें जिसमें रिफ़िल या स्याही डाली जा सके। और R4 का कचरा ये है, पुनः चक्रण बेकार एवं अनुपयोगी सामानों के रूप में बदलकर उन्हें उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। तो R4 में आपने ये देखा। इसके बाद हम देखते हैं जो मेन है। तो मेन ये यहाँ पे हमें ये लगा कंपोस्टिंग जैविक कचरा। कंपोस्टिंग जैविक कचरा वो है जैसे कि जो फलों एवं सब्जियों के छिलकों और जानवरों के मल मूत्र, सूखी पत्तियाँ एवं डालियाँ आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ये अपशिष्ट 2-3 माह में गलकर जैविक खाद में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से बनी खाद को हम अपने बगीचों एवं खेतों में डालकर अच्छे उर्वरक के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो भी अनाज है वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे निकलते हैं। कंपोस्टिंग जैविक कचरे का पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। हमें इनसे 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला, हमें जैविक खाद प्राप्त होता है तथा दूसरा, कचरे का निपटाना भी हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्या मुद्दा है। ये भी आप देखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों से पानी का निकास होता है, शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP होता है। तो अगर STP का फुल नाम पूछ ले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसे कहते हैं। और जो मुद्दे हैं, और ये भी क्वेश्चन आपके संविधान में पूछ सकते हैं, संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्राम पंचायत का काम है जल निकास हेतु नालियों का निर्माण और उनकी नियमित सफाई, सार्वजनिक कूड़ा घरों के गड्ढों का निर्माण और कुओं और तालाबों के नियमित सफाई तथा उनके बीच ब्लीचिंग पाउडर डलवाना और छिड़काव करना, सार्वजनिक शौचालय बनवाना, पर्यावरण के स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाना। क्षेत्र पंचायत का काम नालियों का निर्माण एवं रख रखाव, सार्वजनिक शौचालयों और कूड़े घरों का निर्माण और उनका रख रखाव, गोबर गैसों और बायोगैस के संयंत्र का स्थापना, धुआं रहित चूल्हों का उपयोग करना, जलाशयों का सफाई करना और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना। जिला पंचायत का काम गोबर गैसों और बायोगैस संयंत्र की स्थापना एवं उनका रख रखाव। नगर पालिका के अंतर्गत जो काम आता है, कूड़ा घरों का निर्माण, उनका रख रखाव तथा कचरे का नियमित निस्तारण करना। नालों सीवर लाइन का निर्माण एवं उनकी सफाई कराना और तालाबों जलाशयों का सफाई करवाना। इस तरह आपका ये लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लेसन आपका है जल। तो जल से संबंधित मुद्दे देखते हैं। तो प्राकृतिक है, यहाँ से देखिए आप नीचे, प्राकृतिक में जल निम्नलिखित 3 रूपों में मिलता है। जो मेन मुद्दे उसको मैं हाइलाइटर कर रखा हूँ। तो पहला है ठोस द्रव गैस। 3 रूपों में हमें जल प्राप्त होते हैं। ठोस वह है जो बर्फ़ के रूप में जो हमें हिमाद्री या पहाड़ से प्राप्त होते हैं। पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ को जल का ठोस रूप मानते हैं। और द्रव पानी
नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि इत्यादि से निकलने वाले जो द्रव हैं, जल हैं, वो उसे हम द्रव कहते हैं। गैसीय अवस्था में जो जल होते हैं, जैसे कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, जल का गैसीय रूप है। जैसे कि मान लो आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं, तो चाय के ऊपर जो आपने जो धस्तरी ढक के रखा है, तो आप देखते हैं कभी कभी चाय गर्म करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि जो प्लेट ढक रखा है उसको उठाते हैं, तो देखते हैं कि उस पर कुछ पानी सा टपकता है, तो वाष्पीकरण है। इसी प्रकार पृथ्वी, एक मिनट भैया रुकिए, पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं। माने पृथ्वी पर जो भी जल हैं, महासागरों, जलाशयों, नदियों से पाए जाने वाले जल को हम जलमंडल कहते हैं। या पृथ्वी पर महासागरों, झीलों, नदियों, हिमनद मतलब पहाड़ियों, बर्फों तथा जलाशयों के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% खारे समुद्र जल के रूप में है। माने 97% जल जो है खारे समुद्र के जल के रूप में है। शेष 2.4% जल हिमनद मतलब पहाड़ियों या ग्लेशियर से आता है। ध्रुवीय बर्फ चोटियों में तथा 0.6% जल है अन्य स्रोतों से, जैसे नदियाँ, झीलों, तालाबों में पाया जाता है। समुद्र जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल, जो कि हिमटोपियों ध्रुवीय क्षेत्रों पर जमी बर्फ के पिघलने से वर्षा के रूप में मिलता है। नीचे देखिए, स्थित जल मीठा या ताज़ा जल कहलाता है। लवण की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण हम यह जल पीने योग्य होता है। प्राकृतिक के रूप में जल वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। जो माने प्राकृतिक के रूप में जो हमें जल मिलता है वो वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा का यह जल नदियों, नालों आदि जगह से यह उत्पन्न होता है। समुद्र से भी यह मिल जाता है। पृथ्वी पर जल विस्थापन का निम्न स्रोत हैं। नंबर 1 धरातलीय स्रोत हैं, भूमिगत स्रोत हैं, हिमनद स्रोत है धरातलीय स्रोत के अंतर्गत। हिमनद जैसे पहाड़ियों, पर्वतों, बर्फ़ों से पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाले धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। तो पृथ्वी का जो जल है वो समुद्र, नदियाँ, झीलों, तालाबों से आता है। समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। अभी ये सोच लीजिए। नदी, तालाब एवं झील नदी, तालाबों एवं झीलों में मीठे जल का स्रोत है। आपने गंगा नदी का नाम तो सुना होगा। प्रयाग में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियाँ मिलती है। ये भी आप ध्यान रखिए। माने पूछ लिया है क्वेश्चन कि गंगा, यमुना, सरस्वती कहाँ मिलती है, तो प्रयाग के इलाहाबाद में मिलती है। अब आ जाइए, धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत जल कहते हैं। यह जल अधिक शुद्ध होता है। इस जल को कुएं, हैंडपंप, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो भी वर्षा होता है प्रकृति के द्वारा, तो वर्षा जो होता है तो रिस कर ज़मीन के अंदर चला जाता है। रिस कर वहीं जमा हो जाता है। उसको हम लोग हैंडपम्प, नलकूपों से हम लोग चला के निकाल लेते हैं। जल पुनर्भरण रिचार्ज कहलाता है। इसी को हम जल पुनर्भरण रिचार्ज कहते हैं, जो हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद आप आइए, यहाँ देखते हैं क्या है और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें। बस इतना ही था इस लेसन में। नेक्स्ट लेसन है जल का संचय। तो आज यहीं तक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टाइम में आपको कराएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।